CH-161 दोनों टीम अग्निगढ़ शहर पहुंच गई। उनके आगे के सफर में उन्हें पहाड़ों पर से होकर जाना था, नदियां पार करनी थी और घने जंगलों से गुजरना था। टीम के कुछ लोग जिन्हें गाने का शौक था, रास्ते में गुनगुनाते हुए चल रहे थे। कुछ लोग अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आखिर में उनके ख्याल इसी बात पर रुकते थे कि वो एक खतरनाक जगह पर थे और उनकी जान को खतरा था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ से वो सही सलामत लौट भी पाएंगे या फिर नहीं, या फिर ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। टनल पर से उस जानलेवा अनुभव के अलावा अब तक उनका सफर शांत और सुरक्षित था। उसके बाद अब तक उन्हें बीस्ट के उतने बड़े ग्रुप भी कहीं नहीं मिले थे। इंटरमीडिएट मैजिशियंस होने की वजह से वो इतने शक्तिशाली थे कि कुछ सर्वेंट क्लास बीस्ट से अपनी रक्षा कर सकते थे। 10 दिन तक लगातार थका देने वाला सफर करने के बाद आखिर थोड़ी दूरी पर उन्हें अग्निगढ़ दिखने लगा था। वो एक और छोटे से पहाड़ पर पहुंचे, जिसमें एक टनल था, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया कि वो टनल से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से आगे बढ़ेंगे। जब वो पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीचे एक घाटी थी। इसके उत्तर में एक लंबी नदी थी जिसमें कई सारे मोड़ थे और ये उस तबाह शहर के बगल से होकर निकल रही थी। ये नदी आगे जाकर पूर्व की तरफ मुड़ गई थी और जंगलों में कहीं गायब हो गई थी। देखो, वो रहा अग्निगढ़। अभी सिर्फ 15 साल ही तो हुए हैं, इसकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? निवान ने उस शहर की तरफ देखते हुए कहा। ऐसा तो होना ही था। मैजिकल बीस्ट यहाँ रहते हैं तो यहाँ के घर, बिल्डिंगें, सड़कें सब बर्बाद हो गई होंगी। पौधे मैजिकल बीस्ट के बीस्ट का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स के तौर पर कर रहे हैं और इसलिए यहाँ इतनी जल्दी पूरा शहर पेड़ पौधों से ऐसे भर गया जैसे कोई बिहड़ हो। अविष्का ने शहर की तरफ देखते हुए कहा। चलो, अब काम पर लग जाते हैं। हमें पहले शहर के बाहरी इलाके की जांच पड़ताल करनी चाहिए और वहां मौजूद सारे मैजिकल बीस्ट और उनके आसपास का इलाका इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। रूही ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। शहर की बाउंड्री के चारों तरफ घना जंगल था और ये इलाका भी उन्हें इन्वेस्टिगेट करना था, क्योंकि अगर कोई फिर से अग्निगढ़ शहर को इंसानों के लिए रहने लायक बनाना चाहता था तो जरूरी था कि इसके आसपास का इलाका भी सुरक्षित हो और यहाँ ज्यादा मैजिकल बीस्ट ना हो। टीम की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें यहाँ रहने वाले सारे मैजिकल बीस्ट का सफाया नहीं करना था, बल्कि सिर्फ उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी थी। ये शहर काफी बड़ा था और अब ना जाने कितने किस्म के मैजिकल बीस्ट का घर बन चुका था। इन सारे मैजिकल बीस्ट का सफाया करने के लिए उन्हें कम से कम 2-3 आर्मी ब्रिगेड्स की जरूरत तो पड़ती ही। कुछ वक्त शहर की बाउंड्री के बाहर वाले जंगल में तहकीकात करने के बाद टीम को ऐसी बात पता चली जिसे जानकर वो हैरान थे। इस जंगल में उन्हें सिर्फ 1-2 मैजिकल बीस्ट मिले थे जो अपने लिए खाना ढूंढ रहे थे। यहाँ मैजिकल बीस्ट का कोई ग्रुप नहीं था। उन्हें लगा था कि यहाँ उनका सामना कई सारे मैजिकल बीस्ट के ग्रुप से होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आखिर में शहर के बाहर का इन्वेस्टिगेशन करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आई थी। उन्होंने अपने मैप्स की उन जगहों पर निशान लगा दिए थे जहां उन्हें वो 1-2 मैजिकल बीस्ट मिले थे। उन्होंने अपने मिशन का पहला स्टेप पूरा कर लिया था। अब शहर के अंदर चलते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये मिशन पूरा करें और यहाँ से वापस जा सके। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना चाहता, ईशान ने कहा। पिछले 10 दिनों में ईशान का काफी वजन घट गया था। अगर उसकी माँ देखती तो यही कहती कि उनका बेटा सूख कर काटा हो गया था। तुम कुछ भी कहो, उस तरह के इन्वेस्टिगेशन में वक्त तो लगता ही है और हमें जो इलाके इन्वेस्टिगेट करने हैं वो काफी बड़े हैं। मैप तो हम सबके पास है ही और हम सारे इलाकों पर निशान लगा चुके हैं। तो अगर हम चाहें तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलग अलग जा सकते हैं, आरुष ने एक आइडिया दिया। मुझे ऐसा लगता है टीम को बांटना सही फैसला नहीं है। हमें अगर ये मिशन पूरा करना है तो साथ में रहकर ही करना होगा, तभी हम सबके सुरक्षित लौटने के चांस ज्यादा है, रूही ने कहा। देखा जाए तो रूही की बात बिल्कुल सही भी थी। अगर शहर में उन्हें मैजिकल बीस्ट के ग्रुप्स मिलते तो उन्हें एक साथ रहना जरूरी था, तभी वो उनका सामना कर पाते। अगर वो अलग अलग हो जाते तो शायद 17 में से कुछ ही स्टूडेंट्स सही सलामत वापस लौट पाते। मुझे भी लगता है कि रूही सही कह रही है, ललित ने कहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हम सब साथ रहेंगे और एक एक इलाके को इन्वेस्टिगेट करेंगे, एकांश ने आखिर में कहा। सब लोग उसकी बात से सहमत थे। वो ऐसी जगह पर अकेले नहीं रहना चाहते थे जो मैजिकल बीस्ट का घर था। वो 17 लोग अब अग्निगढ़ शहर के अंदर पहुंच चुके थे। 15 साल पहले शहर की जिस रोड का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था, आज वो रोड कई सारी पुरानी जंग लगी हुई गाड़ियों से ब्लॉक थी। जिस तरह वो कार्स वहां खड़ी थी, उन्हें देखकर साफ समझ में आ रहा था कि मैजिकल बीस्ट के हमले के दौरान लोग उन कार्स को छोड़कर कैसे भागे थे। आमतौर पर ऐसा ही होता था। बड़ी बड़ी आपदाओं के दौरान, खासकर जब मैजिकल बीस्ट के हमले होते थे, तो गाड़ियां कुछ खास काम नहीं आती थी। मेन हाईवे से गुजरने के बाद उन्हें पुराने घर दिखाई देना शुरू हुए।
मेन रोड पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस पर जगह जगह दरारें थीं, जिनमें से पौधे उग गए थे। ऐसा लग रहा था कि इन पेड़ पौधों ने अकेले ही रोड को तबाह कर दिया था। घर धूल मिट्टी से सने हुए थे। उनकी दीवारों पर ढेर सारी बेलें थीं। किसी घर की छत टूटी हुई थी तो किसी घर का आधा हिस्सा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सारे घरों पर अब इन पेड़ पौधों और बेलों का ही कब्जा था। अभी सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी और आर्केन यूनिवर्सिटी की टीम शहर की मेन रोड पर चल रही थी। बीच बीच में उन्हें दूर किसी मैजिकल बीस्ट की आवाज सुनाई दे जाती थी, और इसलिए वो सारे लोग एकदम अलर्ट थे। उनका सबसे पहला काम शहर के रिहायशी इलाके को इन्वेस्टिगेट करना था। देखने से तो यही लग रहा था कि ये इलाका मैजिकल बीस्ट का गढ़ बन चुका था। घरों में जगह जगह मैजिकल बीस्ट की गंदगी पड़ी हुई थी। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि वो हमला कैसा था। उसने इस शहर को तबाह करके रख दिया, प्राची ने कहा। प्राची बहुत ही इमोशनल लड़की थी। जब उसने शहर की ऐसी हालत देखी तो उसकी आंखें भर आईं। टीम के बाकी लोग भी शहर की ऐसी हालत देखकर हैरान थे। रोड्स पूरी तरह से टूट चुकी थी। बिल्डिंग्स, घर, सब कुछ मैजिकल बीस्ट ने बर्बाद कर दिया था। कुछ घरों में अब भी पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी जो इस हमले में बच गई थी। हंसते खेलते परिवारों की तस्वीरें, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस रात ये परिवार उस हमले में बचे थे या फिर अब सिर्फ उनकी तस्वीरें ही इस दुनिया में बाकी थी। ये शहर एक सुनसान इलाके में बदल गया था, बिल्कुल वीरान। हमें कुछ दिनों तक रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए, आरुष ने कहा। हम जैसे तैसे शहर तो पहुंच गए हैं। अब हमें किसी ऐसी जगह रुकना होगा जहां से हम मुसीबत के वक्त आसानी से भाग सके। वो जगह शहर की बाउंड्री के करीब होनी चाहिए, एकांश ने कहा। ऐसी जगह कौन सी होगी? रूही ने पूछा। मुझे लगता है कि हमें किसी बिल्डिंग को अपने बेस की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ बिल्डिंगें तो एक दूसरे से भी जुड़ी हुई है। मुसीबत के वक्त उनसे हम आसानी से भाग भी सकते हैं, एकांश ने सबसे कहा। सही कहा, ऊंची बिल्डिंग से हम ज्यादा दूर तक देख भी पाएंगे और रात को पहरेदारी करने में भी आसानी होगी, वरना हमें बेस पर नजर रखने में बहुत मुश्किल होगी, कबीर ने कहा। वो बिल्डिंग कैसी रहेगी है? आरव ने कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ दूरी पर एक ऊंची बिल्डिंग थी। वो देखने में भी उतनी बुरी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश का पानी उसे साफ करता रहता था। इसके अलावा वो बाकी बिल्डिंग्स से भी बेहतर थी। ना सिर्फ उसमें कई सारे फ्लोर्स थे, बल्कि उसका आर्किटेक्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग था। अच्छी जगह चुनना तो कोई तुमसे सीखे, रूही ने मैप पर उस बिल्डिंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो शहर का एडमिनिस्ट्रेशन हॉल हुआ करता था। कई रिहायशी इलाकों को पार करने के बाद दोनों यूनिवर्सिटी की टीम एडमिनिस्ट्रेशन हॉल के नजदीक पहुंच रही थी। इस बिल्डिंग के 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा था एडमिनिस्ट्रेशन हॉल, जो रेक्टेंगुलर शेप में था और कई फ्लोर्स में बंटा हुआ था। दूसरा हिस्सा इसके ऊपर और स्क्वायर शेप में था। इन दोनों ही हिस्सों के कलर्स एकदम अलग थे। तीसरा हिस्सा जो सबसे ऊपर था, इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम्स थे जो पब्लिक के लिए खुले हुए नहीं थे। इस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इस जगह के लिए ठीक नहीं थी। ये बाकी बिल्डिंग से काफी बेहतर थी। ये बिल्डिंग भी हमारी इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में है, तो यहाँ रुकना तो ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बिल्डिंग बहुत अजीब है। उन पौधों को देखो, वो सूरज की रोशनी की तरफ नहीं बल्कि बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, श्रेया ने बिल्डिंग को ध्यान से देखते हुए कहा। वो एक प्लांट एलिमेंट म्यूजिशियन थी। उसने उन बेलों और पौधों को करीब से देखा। ये बेलें किसी आदमी की कमर जितनी मोटी थी और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बिल्डिंग की बेस की तरफ बढ़ रही थी। श्रेया ने ऐसी बेलें पहली बार देखी थी और उसे इनसे अजीब और अनजान खतरे का एहसास हो रहा था। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन हॉल एक ऐसी जगह थी जो हमेशा सूरज की रोशनी से जगमग रहती थी, लेकिन अब इन बेलों के कारण यहाँ अंधेरा छा गया था जिसने यहाँ के वातावरण को बहुत डरावना बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बिल्डिंग नहीं बल्कि बेलों के जंगल में जा रहे थे, लेकिन वैसे भी उन्हें इस जगह का इन्वेस्टिगेशन तो करना ही था। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बार इसे अंदर से देख ले, ताकि अगर ये उनके रहने लायक जगह हो तो आने वाले कुछ दिनों के लिए इसे अपना बेस कैंप बना ले। ये बिल्डिंग बाकी बिल्डिंग से बेहतर तो थी, लेकिन इस पर भी उस आपदा और समय का असर दिखाई दे रहा था। जगह जगह पर कुर्सियां फैली हुई थीं। हर जगह धूल की मोटी परतें जमी हुई थी और टूटी हुई खिड़कियों में काई लग गई थी। जगह जगह दस्तावेजों के डिब्बे पड़े हुए थे। इन्हें देखकर समझ में आ रहा था कि लोग उस रात अपनी जान बचाने के लिए कैसे भागे होंगे। अब इन दस्तावेजों से बदबू आ रही थी। 1-2 लोगों को बाहर रहना चाहिए, बाकी के लोग बिल्डिंग की जांच पड़ताल करने चलेंगे, एकांश ने कहा। मैं यहाँ रुक जाता हूँ, आरव ने कहा। और मैं भी, प्राची ने कहा। एकांश और रूही ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उन दोनों की बात मान गए। इसके बाद वो बाकी के ग्रुप के साथ अंदर जाने लगे। बाकी के स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन हॉल के अंदर जा चुके थे।
सिर्फ आरव और प्राची बिल्डिंग के बाहर उस जगह खड़े थे जो किसी जमाने में इस एडमिनिस्ट्रेशन हॉल के बाहर एक गार्डन हुआ करता था। आरव ने जब प्राची की तरफ देखा तो उसे याद आया कि कैसे सीट की शापित शैतानी लाश से लड़ने के बाद प्राची ने उसे हील किया था। सब लोगों के मना करने के बाद भी उसने किसी की नहीं सुनी थी। प्राची इन 2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हीले बनकर आई थी, इसलिए वो लोग उसे किसी भी खतरे में नहीं डाल सकते थे। कहना चाहिए कि बाहर रहने का उसका फैसला एकदम सही था और उसकी रक्षा करने के लिए आरव तो उसके साथ था ही। अजीब बात है, प्राची ने कहा। क्या हुआ? आरव ने कंफ्यूज होकर पूछा। वो देखो, वहां एक ब्रेड का पैकेट पड़ा हुआ है। 15 साल रहने के बाद तो ये पहचान में भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये तो अभी सड़ना शुरू भी नहीं हुआ है। ये देखो, तुम खुद देख लो। प्राची ने अपने इन्वेस्टिगेशन ग्लव्स निकालकर पहने और उस पैकेट को अपने हाथ में उठा लिया। आरव ने उसके पास जाकर देखा तो वो ब्रेड का पैकेट ही था। उसकी सील तो खुली हुई थी, लेकिन वो ब्रेड एकदम नॉर्मल दिख रही थी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो पैकेट यहाँ 15 साल से पड़ा हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन हॉल के अंदर एकांश और उसका नील भेड़िया सबसे आगे चल रहे थे। उसका भेड़िया एक प्लेटफॉर्म पर कूदा और चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। वो यहाँ किसी मैजिकल बीस्ट का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। एलिवेटर बंद पड़ा हुआ है, इसलिए दूसरे फ्लोर्स पर जाने के लिए हमें सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी। देखो, यहाँ कुछ ट्रेवलिंग व्हीकल्स भी पड़े हुए हैं। लगता है कोई इन्हें यहाँ छोड़ गया है। निवान ने जमीन पर पड़े व्हीकल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। हो सकता है कुछ वक्त पहले यहाँ कोई हंटर्स आए हो। एकांश ने उन व्हीकल्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ग्रुप को सेकंड फ्लोर पर ले जाने लगा। सेकंड फ्लोर पर कई सारे मीटिंग रूम्स थे। यहाँ फर्स्ट फ्लोर से भी ज्यादा पौधे और वाइन्स थे। वो इतने घने थे कि उनमें से निकलने का भी रास्ता नहीं था। आगे चलने पर उन्हें एक एलिवेटर दिखा जिसका दरवाजा खुला हुआ था। इससे वही मोटी वाइन्स बाहर आ रही थी और इस एलिवेटर पर जगह जगह जंग लगा हुआ था। सीढ़ियां शायद आगे ही होंगी। एकांश सच में बहादुर था, जो ऐसे जगह पर अपने नील भेड़िए को ग्रुप के साथ अंदर ले जा रहा था। एकांश जब आगे बढ़ ही रहा था तब श्रेया ने कुछ देखा और अचानक रुक गई। उसकी आंखें एलिवेटर के अंदर वाली वाइन्स पर थी और वो बहुत ध्यान से उन्हें देख रही थी। क्या हुआ? निवान ने श्रेया से पूछा। वो अब हर वक्त श्रेया के साथ ही रहता था। ऐसा लग रहा है कि उन वाइन्स के बीच में कुछ फंसा हुआ है। श्रेया ने 2 वाइन्स के बीच के गैप की तरफ इशारा करते हुए कहा। निवान न जाने कब से श्रेया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और आज आखिर उसे ऐसा करने का मौका मिल ही गया था। उसने श्रेया को दिलासा दिया और वाइन्स के पास गया और उसमें से फंसी हुई चीज को निकालने लगा। जब उसने पास से देखा तो उसे पता चला कि वो हाथ में एक इंसानी सिर को पकड़े हुए था। पहले बालों से ये चेहरा ढका हुआ था, इसलिए निवान को समझ में नहीं आया कि ये क्या था। ये सिर धड़ से अलग हो चुका था और इसकी आंखें बाहर लटकी हुई थी। निवान ने नहीं सोचा था कि यहाँ कुछ ऐसा भी मिलेगा। ये तो एक मरे हुए इंसान का सिर है। निवान जोर से चिल्लाया और उसे फेंक दिया। उर्वी, जो उसके पास खड़ी थी, वो भी चीखने लगी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वाइन्स में उस इंसान का धड़ भी फंसा हुआ था। उसकी स्किन गंदी दिख रही थी, लेकिन अभी तक सड़ी नहीं थी। उसके शरीर में खून की एक बूंद भी बाकी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे 10 दिन पहले ही मारा गया था। यहाँ भी एक लाश है, देखो यहाँ भी है। आखिर ये चल क्या रहा है? ये लोग यहाँ कैसे मरे? निवान ने पूछा। क्या मैजिकल बीस्ट ने इन पर हमला किया था? चारों तरफ लाशें देखकर पूरी टीम हैरान परेशान थी। इन लाशों के पास पड़ी हुई चीजों को देखकर लग रहा था कि ये लाशें हंटर्स की थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उनकी ऐसे मौत हुई थी? हमने चारों तरफ देख लिया है, लेकिन हमें कहीं भी बीस्ट होने के कोई निशान नहीं मिले, आरुष ने कंफ्यूज होकर कहा। श्रेया और आविष्का ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ये पौधे और वाइन्स बहुत ही अजीब है। इनका ऑरा कुछ ठीक नहीं है, श्रेया ने सबसे कहा। पौधे? एक मिनट, ये बहुत अजीब बात है। आर्यन, जो ग्रुप के सबसे पीछे था, उसने कहा। हम जिस रास्ते से, हे भगवान, हम जिस रास्ते से आए थे, वो गायब हो गया। सबने पीछे मुड़कर देखा तो जिस रास्ते से वो आए थे, उस रास्ते को अब वाइन्स और पौधों ने ब्लॉक कर दिया था। उनके बीच के गैप्स इतने कम थे कि वो लोग अब उनमें से नहीं निकल सकते थे। उन वाइन्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान हो।